इस वीडियो में हम लोग मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करेंगे। काफ़ी मरीज ये शिकायत लेकर के आते हैं कि वो मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको मिनॉक्सिडिल की वजह से बेनिफिट नहीं हो रहा है और मिनॉक्सिडिल उनके लिए बिल्कुल ही बेकार दवाई है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर मिनॉक्सिडिल के बेहतर से बेहतर फ़ायदे को उपयोग में ला सकेंगे। तो जो मिनॉक्सिडिल दवाई होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो यूएस FDA अप्रूव्ड दवाई है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर दवाई है। बहुत ही समय से उसका उपयोग में उसको लाया जा रहा है और उसकी इफिकेसी को लेकर के अब डाउट नहीं है। हालांकि कुछ लोगों में अच्छा फायदा आता है, कुछ लोगों में मध्यम, कुछ लोगों में पुअर रिस्पॉन्स आता है, लेकिन बेनिफिट डेफिनेटली अधिकांश लोगों को मिलता ही मिलता है। जो मिनॉक्सिडिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो मिनॉक्सिडिल डायरेक्टली हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट नहीं करता है। सबसे पहले जो मिनॉक्सिडिल हम लोग लगाते हैं तो वो मिनॉक्सिडिल हमारे हेयर फॉलिकल के रूट पर कन्वर्ट होता है एक्टिव मॉलिक्यूल में जिसका नाम होता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट। तो ये जो मिनॉक्सिडिल सल्फेट होता है ये एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है सल्फोट्रांसफरेज। तो वो एंजाइम इस मॉलिक्यूल को, मिनॉक्सिडिल को एक्टिव मॉलिक्यूल मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट करता है। यदि इस एंजाइम की एक्टिविटी ऊपर नीचे हो तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट का अमाउंट भी ऊपर नीचे होता है और उसकी वजह से जो बेनिफिट है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि इस एंजाइम की एक्टिविटी जेनेटिकली आनुवंशिक तौर पे अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। तो इसी वजह से आपका दोस्त मिनॉक्सिडिल लगा रहा है तो उसको फायदा मिल रहा है और आप लगा रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये एंजाइम का जो एक्टिविटी है उस एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अभी साइंस के पास इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके मौजूद हो गए हैं। जैसे रिसेंटली अब मिनॉक्सिडिल बूस्टर नाम की एक दवाई उपलब्ध हो गई है जो कि मिनॉक्सिडिल के एक्टिविटी को बढ़ा सकती है। तो जिन लोगों में जो सल्फोट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम है तो उन लोगों में मिनॉक्सिडिल बूस्टर अब एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभर रहा है। तो इसी तरह से एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है ट्रेटिनोइन। तो ये मॉलिक्यूल भी मिनॉक्सिडिल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो अब कुछ मिनॉक्सिडिल के कॉम्बिनेशन ट्रेटिनोइन के साथ आने लगे हैं। मतलब कि मिनॉक्सिडिल के जो आपका सोल्यूशन है उसी में ट्रेटिनोइन नाम का सोल्यूशन भी घुला रहता है, मिला रहता है दवाई। तो वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। लेकिन ट्रेटिनोइन के साथ ये प्रॉब्लम है कि इससे स्किन पे इरिटेशन हो सकता है। मतलब कि खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, फ्लेकिंग हो सकती है, हल्के फुल्के रेड कलर के रैसेज आ सकते हैं। मतलब कि ट्रेटिनोइन सभी लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये ट्रेटिनोइन भी काफ़ी पुरानी मॉलिक्यूल है, लेकिन इसी वजह से, इरिटेशन की वजह से ट्रेटिनोइन पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन मिनॉक्सिडिल बूस्टर धीरे धीरे पॉपुलरिटी गेन कर रहा है। तो मिनॉक्सिडिल बूस्टर को आपको मिनॉक्सिडिल से 10 मिनट पहले लगाना होता है। दूसरी चीज़, मिनॉक्सिडिल जब आप अप्लाई करते हैं स्कैल्प पे तो ये 1 घंटे में 50% मिनॉक्सिडिल मॉलिक्यूल हेयर रूट्स पे चला जाता है। लगभग 4 से 6 घंटे में 80 to 90% मॉलिक्यूल हेयर रूट्स पे चला जाता है। तो इसका ये डाटा बताने का मतलब ये था कि मिनॉक्सिडिल आप जब भी लगाएंगे तो उसे लगा करके लंबे समय तक आपको स्कैल्प पे छोड़ना है, उसको वॉश नहीं करना है। कुछ लोग मिनॉक्सिडिल लगाने के थोड़े देर बाद फ्लेकिंग की वजह से, वाइट पाउडरी मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से उसको धो देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो मिनॉक्सिडिल आप सुबह में नहाने के बाद लगा लें, जबकि पूरे दिन लगा रहे दवाई आपकी स्कैल्प पे, और इसी तरह से रात में लगाएं जिससे कि वो पूरी रात दवाई लगी रहे। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा देर तक जब सरफेस पे रहेगा मिनॉक्सिडिल तो उस कंडीशन में ये पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा तो इसका बेनिफिट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिनॉक्सिडिल के असर को डर्मा रोलर के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। डर्मा रोलर एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें छोटे छोटे निडल्स लगे रहते हैं। तो इन निडल्स, इस मशीन को, इस ड्रम को आपको फॉर्मली थोड़ा दबाव के साथ आपको अपनी स्कैल्प पर रोटेट करना होता है। तो इससे भी मिनॉक्सिडिल की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो डर्मा रोलर की पद्धति है ये थोड़ी पेनफुल होती है, तो काफ़ी लोग लंबे समय तक इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मिनॉक्सिडिल के साथ डर्मा रोलर की इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव तौर पे देखा गया है। यदि आप इसको कंटिन्यूसली करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये ध्यान देना है कि मिनॉक्सिडिल आपको रेगुलर लगाना है, दोनों टाइम में लगाना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग आती है वो ये आती है कि मिनॉक्सिडिल
कोई मैजिकल दवाई नहीं है कि तुरंत आपने लगाया तुरंत आपके बाल उग गए। इस दवाई को लंबे समय तक लगाना होता है। जो मिनिमम इसका अच्छा रिजल्ट देखने का समय होता है वो 3 से 4-5 महीने होता है। जब नियमित आप लगाते हैं बिना रुके हुए तो अधिकांश लोगों में पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन मिनॉक्सिडिल की भी एक क्षमता है, कुछ केसेस में सारी चीज अच्छे से करने के बाद भी पॉजिटिव बेनिफिट नहीं आ पाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मरीजों में। तो उस कंडीशन में मरीजों को DHT ब्लॉकर नाम की खाने वाली दवाई पर भी डॉक्टर रखता है। उसमें 2 दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो हैं फिनास्ट्राइड एंड ड्यूटास्टेराइड। तो काफ़ी लोग इसके साइड इफेक्ट को लेकर के वरी रहते हैं DHT ब्लॉकर्स के, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बात किया है और उसमें इस कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट को लेकर के लोग परेशान रहते हैं। तो उस साइड इफेक्ट को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। उस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि कब साइड इफेक्ट आते हैं, किस कंडीशन में आते हैं और बाई चांस आते हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से बात किया है। तो DHT ब्लॉकर जो होते हैं वो काफ़ी कारगर ड्रग होते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ मरीज हैं, कुछ रेयर असामान्य दुर्लभ मतलब बहुत ही थोड़े मरीज हैं जिनमें मिनॉक्सिडिल और DHT ब्लॉकर दोनों दवाइयों को अच्छे से लेने के बाद भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ऐसे कुछ मरीज हैं जो कि अल्टीमेटली हेयर शेडिंग उनकी होती रहती है इनके दोनों तरह के इलाज लेने के बाद भी। तो उनके लिए कुछ और अलग ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मिनॉक्सिडिल को यदि प्रॉपरली यूज किया जाए लंबे समय के लिए तो अधिकांश मरीजों में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखा जा सकता है। थैंक यू।